हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल जो बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। अभी तक हमने टोटल 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 9 प्रैक्टिस सेट कर रखा है आपके बिहार स्टेट के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट बिहार स्टेट को क्वालिफाई करना चाहते हो तो एक बात याद रखना, ये बात आपको कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग वाले आपको नहीं बताएंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार स्टेट को कैसे आप क्लियर कर सकते हो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि अभी तक हमने कुछ भी कंप्लीट नहीं है, कुछ भी मुझे आइडिया नहीं है पेपर को लेकर, मुझे पेपर क्वालिफाई करना है एनी हाउ। तो कैसे आप पेपर क्लियर कर सकते हो? सिर्फ एक चीज़ आप करना, जिनका पेपर है कल से या परसों से, पेपर वन का जिसका भी पेपर है, उन्हें बस एक काम करना है। आर्ट्स ऑफ टीचिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 में से 38 से 40 नंबर आसानी से ला सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत करते हो तो। 50 नंबर में से अगर 38 से 40 नंबर लाते हो, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ। 50 नंबर से आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल पूछेगा, जिसमें आप सिर्फ प्रैक्टिस से 38 से 40 नंबर ला सकते हो। पहली बार कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जिनका भी पेपर वन है, उनको नया कुछ भी नहीं पढ़ना, चाहे आपका मेन सब्जेक्ट हो, चाहे आपका आर्ट्स ऑफ टीचिंग हो, उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 24 घंटे में से ट्राई करो कम से कम 6 से 8 घंटा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर 6 से 8 घंटा आप टाइम दे सकते हो मिनिमम, अगर आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हो तो आपके लिए गोल्डन चांस रहेगा पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अगर आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, बिजनेस है, चाहे आप किसी भी काम में बिजी रहते हो, कम से कम जिनका पेपर आज कल में है, कम से कम उन्हें 6 से 8 घंटे अपने आप पे टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर आप पेपर वन क्लियर कर सकते हो। जिसमें से सबसे मैक्सिमम टाइम आपको 4 घंटा आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल पे देना पड़ेगा। 2 घंटा जो है आपका मेन सब्जेक्ट पे देना। बस थ्योरी कुछ मत पढ़ना, उसमें भी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का। इसमें से अगर अच्छे से 4 घंटा आप तैयारी करते हो, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है? अगर आपके पास ये सब कुछ मिलेगा 151 में, आपको 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 500 और नए क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे इस सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस हमने यूट्यूब चैनल पे करा रखा हुआ है। आप जाकर सारा वीडियो देख लेना। अगर आपको वीडियो से पढ़ना नहीं आता तो आप खुद के ऊपर 151 रुपए खर्च कर सकते हो। इतना भी ज़्यादा पैसा नहीं रखा है जो आप एफर्ट ना कर पाओ, ठीक है? ईज़िली लेकर आप सबसे पहले 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना, और जितने भी 2023 तक प्रीवियस क्वेश्चन है उसको मिनिमम 2 से 3 बार रिपीट मोड में कंप्लीट कर लो। एक बार कंप्लीट मत करना। 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 2-3 टाइम्स उसे आप लोग सॉल्व कर लेना काफ़ी डिटेल में। सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आप खुद जब पेपर देने जाओगे, आप खुद आकर बताओगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, जिससे आप इज़िली स्टेट क्वालीफाई कर सकते हो। अगर आप 50 में से 38 नंबर लेके आते हो आर्ट्स ऑफ टीचिंग में, ठीक है? अगर आप फीमेल हो तो आपको 60 नंबर लाना पड़ेगा पेपर क्वालीफाई करने के लिए, वो भी बात कर रहा हूँ जनरल वालों के लिए। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से हो तो इससे भी आपको कम मार्क्स लाना होगा पेपर क्वालीफाई करने के लिए, लेकिन हम जनरल वालों को कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो आपको और किसमें इतना 22 नंबर लाना होगा 100 नंबर में से, मेन सब्जेक्ट में से आपको सिर्फ 22 नंबर लाना होगा। अगर आप तुक्का भी लगाते हो ना, आँख बंद करके किसी भी सब्जेक्ट से आपको तुक्का भी लगाते हो तो आसानी से आप 22 नंबर ईज़िली ला सकते हो। 100 में से आप 30 से 40 नंबर तुक्का लगा के आँख बंद करके भी ला सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत भी आपने मेन सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो 100 में से 30 नंबर आँख बंद करके ला दोगे, जिससे आप पेपर क्वालीफाई कर जाओगे। ठीक है? अगर आपका मेल हो, ठीक है? तो मेल में आपका जो जनरल कैटेगरी का क्वालीफाइंग मार्क्स है वो 70 है। ठीक है? तो आपको थोड़ा मेहनत और करना पड़ेगा मेन पेपर पे। मेन पेपर में थोड़ा आप प्रैक्टिस मैक्सिमम करना होगा। कुछ भी नया मत पढ़ना। जितना आप प्रैक्टिस कर पाओ आपके लिए बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्ट्स ऑफ टीचिंग या किसी भी सब्जेक्ट का मेरे यूट्यूब चैनल पे आप क्लास करो, कहीं से भी आप कर सकते हो। किसी भी जिससे आपको समझ आ रहा हो, किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी पब्लिकेशन का बुक अगर आपके पास है,
क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई ज़रूर करके जाना अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो। क्योंकि मैंने खुद 2 बार अपना स्टेट क्वालीफाई किया हुआ, तो मैं इस बेस पे अपने एक्सपीरियंस पे मैं आपको बेटर सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब है और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम कैंडिडेट मेरे द्वारा जो मेरे कॉन्टैक्ट में है, उनका पेपर क्वालीफाई हो। तो आप लोग प्लीज़ मेरी बातों को फ़ॉलो करना, ठीक है? अगर आपको बेटर आइडिया पता है तो आप अपना रूल फ़ॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप बस एक काम करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर। कुछ बात है तभी मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है? अगर आप सब कुछ लेना चाहते हो तो आप 151 में आपको मिल जाएगा, या आप किसी भी अदर सब्जेक्ट से हो, आपका पेपर 1, पेपर 2 कोई भी पेपर हो, सारे सब्जेक्ट का नोट्स अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। उसमें भी मैं आपको गाइड कर दूँगा कि कैसे आपको पेपर देना है, कौन से पैटर्न पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन कैसे आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हो, सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा कि क्योंकि किसी भी पेपर क्वालीफाई करने के लिए गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कौन-सा बुक लेकर बैठ जाओ, लेकिन उसमें से कौन-सा चैप्टर, कौन-सा प्रैक्टिस पहले अटेम्प्ट करना है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिस पे आपको हेल्प दी जाएगी, आपको सब कुछ शेयर किया जाएगा। अभी तक बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, ठीक है? आप भी उठा सकते हो। अगर आपको ज़रूरत हो, तो ज़रूर इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। बाकी आपके साथ मेरा हमेशा कोशिश रहेगा कि आप पेपर को क्वालीफ़ाई करो, कहीं से भी करो, कहीं से भी तैयारी करो, लेकिन पेपर को मेन फ़ोकस होना चाहिए पेपर क्वालीफ़ाई करने पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया और काफ़ी ज्ञान भी बाँट दिया, लेकिन ज्ञान बाँटना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपका पेपर जो है काफ़ी नज़दीक है और मैं चाहता हूँ आपका पेपर क्वालीफ़ाई हो। भले 2-3 मिनट टाइम आपका वेस्ट हो, लेकिन पेपर आपका क्वालीफ़ाई होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी क्या धारणा है? ठीक है, थोड़ा-सा स्पीड में चलेंगे और मैं आपको बताऊँगा भी कि आर्ट्स ऑफ टीचिंग आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे आप राइट आंसर को चुन सकते हैं, ठीक है? ऐसा है कि आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी क्या धारणा है? तो पहला ऑप्शन है, वो पढ़ाने के साथ अन्य कार्य भी करता है। सिर्फ़ पढ़ने के साथ एक ही काम आपको करना चाहिए, जो आप बच्चे हो, अगर आपके स्कूल में जो बच्चे हो तो उनके बस एक ही काम पे उनका लक्ष्य होना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन कभी भी आपका सही नहीं होता, तो ऐसे ऑप्शन को आप पहले ही काट दोगे। सेकंड ऑप्शन है, वो छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो ऑप्शन बी अभी तक सही लग रहा है। ऑप्शन सी है, वो समय पर स्कूल जाता है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है, वो केवल पढ़ाने में रुचि रखता है। तो केवल वर्ड आपका नेगेटिव वर्ड है, इसे भी आप पहले काट देना। 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, बी और सी। 2 ऑप्शन में से आपका एक राइट आंसर होना चाहिए। जो 2 ऑप्शन में जो सबसे बेटर है आप उसे चुनोगे, जैसे कि ऑप्शन बी, वो छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आप सारे ऑप्शन को पहले नेगेटिव को काटोगे, उसके बाद जो बेटर ऑप्शन है, आप उसे चुनोगे। ऐसे करने से आपका टाइम भी लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे बार-बार क्वेश्चन को, ये काम आप काफ़ी फ़ास्ट कर सकते हो, सिर्फ़ प्रैक्टिस से। क्वेश्चन सेकंड है, किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका क्या विचार है? पहला ऑप्शन है, यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है। ऑप्शन बी है, यह सफलता उसने बेईमानी से अर्जित की होगी। ऑप्शन सी है, उसमें सच्चाई होगी। या ऑप्शन डी, वो अपना काम समय पे करता है। लेकिन इसका जो परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए आपका क्या सुझाव है? और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप लोग के लिए और ऐसे ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ला सकूँ जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सके। लाइक से हमें एनर्जी मिलती है आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए लाइक और शेयर करके। क्वेश्चन थर्ड है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर उठाने के लिए आपको क्या सुझाव है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें सबसे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है, उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, अध्यापकों की लापरवाही से जोड़ना। ऑप्शन बी है, अध्यापकों को शिकंजा कसने के लिए कानून बनाना। तो ऐसा ऑप्शन आपके गलत होते हैं, इसे पहले ही आप काट देना। ऑप्शन सी है, मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार। तो ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी आपका बेटर हो सकता है। क्यों बेटर हो सकता है? आपने देखा होगा बिहार हुआ, यूपी हुआ, हर स्टेट में अलग-अलग मूल्यांकन के स्तर हैं, जो काफ़ी गलत माना जाता है स्टूडेंटों के लिए, मतलब स्टूडेंट को उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बिहार में आपने देखा होगा 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है, यूपी में 800, 1200 नंबर का एग्ज़ाम होता है,
जो अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग मूल्यांकन है। इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। इसमें ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज़, लेकिन ऑप्शन बी आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन डी भी इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 4 है, आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? पहला ऑप्शन है चुनौती भरा आनंददायक काम है। ऑप्शन डी है उलझन भरा काम है। ऑप्शन सी है आसान और प्रतिष्ठा बनाने वाला काम है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसमें ऑप्शन बी गलत है, इसलिए हम ऑप्शन डी को काट देंगे। 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास ए और सी, जिसमें आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, और बिहार स्टेट में आपको सेम ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें आपका कन्फ्यूज़न बढ़ेगा कि मैं ए के साथ जाऊँ या ऑप्शन सी के साथ। लेकिन इस ऐसे ऑप्शन में आपको थोड़ा बहुत दिमाग को शांत रखकर और ध्यान से ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चुनौती भरा आनंददायक काम है, ऑप्शन ए। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना, पहला ऑप्शन है ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी है भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 6 है, इफेक्टिव शिक्षण के लिए निम्न में किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कक्षा में नोट्स को लेकर, तो कक्षा में नोट्स को इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए आपका गलत है। छात्रों को समर्थ, तत्सम और शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, तो सिर्फ तत्सम और शुद्ध भाषा से महत्व देकर आप इफेक्टिव शिक्षण नहीं साबित कर सकते हैं। ऑप्शन सी है व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य पुस्तक स्पष्ट करना। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जब आप डेली लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल देते हो बच्चे को, तो बच्चे उससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव शिक्षण को महत्व देते हैं। तो ये राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। आपकी दृष्टि में पति-पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है? तो पहला ऑप्शन है बच्चों को शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये आवश्यक है। ऑप्शन बी है परिवार को संपन्न बनाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 8 है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सवाल ऑलरेडी आपके स्टेट 2023 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ये वास्तविकता है, क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? जब आप बिहार में टीचर बनोगे तो आप किस कार्य में अधिक इंटरेस्ट लोगे, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है छात्रों की ज्ञान वृद्धि और व्यक्तित्व विकास करने में। ऑप्शन बी है शिक्षण में मानदंड को ऊंचा उठाने में। ऑप्शन सी है छात्रों की शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुंचाने में, या ऑप्शन डी ट्यूशन में पैसा लगाने में। तो छात्रों को शिकायत प्रधानाचार्य पहुँचाने में, ऐसा आजकल हमारे स्कूल में ऐसा ही होता है कि जो छात्र होते हैं, छात्र छोड़ो, जो हमारे कलीग होते हैं टीचर, वो खुद एक के दूसरे टीचर की बुराई करने में लगते हैं प्रिंसिपल से। वो उसका बुराई कर रहा है, उसका बुराई कर रहा है, जो कि आपके स्कूल के लिए और आपके भविष्य के लिए काफ़ी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि, तो आपको पता होगा कि बालिकाएँ आगे चलकर अपने शिशु का मार्गदर्शन करेंगी, इसलिए आपके बालिका शिक्षा आवश्यक है। सदैव अच्छे अंक लाना नेगेटिव वर्ड है। शिक्षा के बाद नौकरी करेगी, ये सोचकर पढ़ाई करना गलत है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। गलती से आप डी टिक आउट मत कर देना कि आप इसलिए टीचर बनना चाहते हो कि आपको नौकरी मिलेगी, अच्छे अंक लाने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, ये सब आपका नेगेटिव वर्ड है। तो ऐसे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। मैक्सिमम लोग ऐसे गलती आप लोग करते हो कि ऑप्शन डी जहाँ भी देखते हो, ऑप्शन डी आप टिक आउट करते हो जल्दबाजी में, लेकिन हमेशा आपका डी राइट आंसर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 11 है, यदि सरकारी शिक्षकों की मांग ना माने तो टीचर को क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा कि क्षमता परीक्षा को लेकर कितना ज़्यादा ड्रामा हुआ। जो नियोजित टीचर थे वो एग्ज़ाम देना नहीं चाहते थे, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हड़ताल भी करी थी, लेकिन अब वो पेपर दे रहे हैं। तो इसका जो बेटर ऑप्शन है कि आप हड़ताल पे ना जाकर अपने मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएँ, जो आपका हाई कोर्ट है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है,
उसके दरवाज़ा को आप खटखटा सकते हो, उस पे आप केस कर सकते हो जो जिस पे आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकती है। क्वेश्चन 12 है, समुदाय अध्यापक से ये अपेक्षा करते हैं कि, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली और सत्यता की तस्वीर हो। तो ये चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 13 है, जिस ईश्वर ने जाति बनाई हमें उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए। नारायण गुरु का ये कथन आपकी दृष्टि में क्या है? सेम सवाल आपके 2023 में पूछा गया था, ये सवाल है जिसमें मैक्सिमम लोगों ने गलती आंसर टेक आउट किया था। बिहार स्टेट ने जो इसका राइट आंसर माना था ऑप्शन सी था, वन व्यवस्था का विरोध है। तो इसलिए ऑप्शन सी को आप राइट आंसर मानना, क्योंकि बिहार स्टेट आयोग ने इसका आंसर ऑफिशियल आंसर सी माना था। क्वेश्चन 14 है, यदि आपका ट्रांसफ़र दूर-दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जहां आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? मैक्सिमम लोग जो बीपीएससी से टीचर बन रहे हैं, खासकर मैं खुद को भी देखता हूँ कि मेरा भी जो पोस्टिंग है काफ़ी डिफरेंट जगह पे हुआ, काफ़ी डिस्टेंस पे हुआ है। अगर आपका भी जॉब लगता है और काफ़ी डिस्टेंस पे होता है, तो आप क्या करोगे? आपको ये बताना है। तो उस समय में आप पसंद और नापसंद की बात मन से निकाल कर अपने काम पर ध्यान देना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, अध्यापक को छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? बहुत है, मैं खुद अपने जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी करता हूँ, उनके साथ बहुत सारा गेम खेलता हूँ, जो आपके लिए उचित है, क्योंकि ऐसा करने से दोनों के बीच की जो आप गैप होता है, जो डिस्टेंस होती है, उसे आप फुलफ़िल कर पाते हो और बच्चे के काफ़ी करीब जाते हो और बच्चे आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, जो कि आपके भविष्य के लिए और आपके शिक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 है, आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है, ऑप्शन बी। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है? आपने देखा होगा विजुअल एड्स, तो विजुअल एड्स जो है आपकी नज़र से शिक्षण में, बिहार के शिक्षण में कैसा इम्पोर्टेंट है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इनका प्रयोग से अधिकतम दर कई गुना बढ़ जाती है। बोझ बिल्कुल नहीं है, इसका प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया में कोई भी उ मतलब विधा उत्पन्न नहीं करता, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा विकास भी होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 है, छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए क्योंकि? तो आपने देखा होगा जब आप क्लास 10 या फिर क्लास 12 में जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो मैथ का, उसमें कैलकुलेटर को बैन कर दिया जाता है, उसमें मना कर दिया जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने बीटेक करा हुआ है, ठीक है? तो जब मेरा बीटेक था, तो उसमें जब हमारा कोई भी एग्ज़ाम होता था जिसमें कैलकुलेशन रहता था, तो हमें कैलकुलेटर ले जाने का अलाउ था। क्यों था? क्योंकि उसमें काफ़ी कम टाइम होता है और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होता है और जो कैलकुलेशन होता है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जिससे आप मतलब खुद से मतलब अपने हाथों से नहीं कर पाओगे। खुद में अगर कैलकुलेशन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसमें हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते थे। अपने साथ कैलकुलेटर को ले जा सकते थे। डिजिटल नहीं, जो कैलकुलस आता है, जो मार्केट में बिकता है, उसे हम लेकर जा सकते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं, जहाँ पर जैसे कि जेईई हो गया, नीट हो गया, 10-12 एग्ज़ाम हो गया, उसमें आप कैलकुलेटर लेके नहीं जा सकते हो। हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में जैसे कि मैट्रिक, इंटर में आपको किताब भी लेकर जाने की परमिशन दी जाए कि आप जाकर किताब भी लेकर बैठ सकते हो अपने एग्ज़ाम में। इस पे बात की जा रही है आपके सीबीएसई आने वाले एग्ज़ाम 10-12 में ऐसा हो सकता है ओपन बुक एग्ज़ाम, ठीक है? जिसे ओपन बुक जिसे कि आप बुक को खोलकर अपना एग्ज़ाम को दे सकते हो। बहुत जल्द मैट्रिक और इंटर पे इस पे लागू किया जाएगा। अभी इस पे ट्रायल चल रहा है। देखा जा रहा है बच्चों पर ट्राई करके कि ये सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, वो होगा ऑप्शन सी, इससे अधिक अभ्यास शक्ति कम हो पाएगी और आगे नहीं सीख पाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का मुख्य कारण क्या है? कंटीन्यूअस, ठीक है?
कंटिन्यूअस मूल्यांकन, ठीक है? क्यों आपके भारत में लागू ना होने का मुख्य रीज़न क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, प्रधानाचार्य को शिक्षा विभाग में बड़े टके के नियमों को चलना और योजनाबद्ध शिक्षा का ना होना, ये 2 मुख्य रीज़न है आपके भारत में कंटिन्यूअस मूल्यांकन प्रणाली को स्कूल में ना लागू करने का। क्वेश्चन 20 है, बच्चों का स्वस्थ सफाई के लिए प्रेरित करने का अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब आपको बच्चे को स्वस्थ और सफाई के लिए उसको प्रेरित करना है, तो आप कौन से ऑप्शन को आप टिक आउट कर सकते हो? पहला ऑप्शन है स्वयं कक्षा में साफ-सुथरा होकर आए। सही बात है, अगर आप बच्चे को साफ और सफाई की बात बताने जा रहे हो और खुद ही आप बिना नहाए पहुँच जा रहे हो, बिना बाल झाड़े, बिना अच्छे कपड़े पहने आप क्लास में पहुँच जाओगे, तो बच्चे आपसे देखकर क्या सीखेंगे? कि उनको भी बच्चे को प्रेरित होगा कि हम भी ना नहाए भी स्कूल जा सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ आप जब बच्चे को सिखाने जा रहे हो, तो खुद पे पहले अमल करो कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन बी है रोज़ स्वास्थ्य के महत्व पर बच्चों के सामने लेक्चर दें। लेक्चर देना नेगेटिव वर्ड है। कभी भी आप बच्चे को लेक्चर देने में कभी भी इम्पोर्टेंट मत दिखाना। लेक्चर एक नेगेटिव वर्ड है, इसे आप गलत टिक आउट करोगे। ऑप्शन सी है बच्चों को नाखून आदि काटे हैं, इसे चेक करते रहना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। नाखून काटना, बाल छोटे रखना, ये सब आप चेक कर सकते हो। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए और सी। थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में जिससे आपको बेटर समझा पाऊँ कि मैं कैसे एक-एक ऑप्शन को काट रहा हूँ और कैसे राइट ऑप्शन को चुन रहा हूँ। सेम आप अगर ऐसा प्रैक्टिस करते हो तो आप ईज़िली 50 में से 38 से 40 नंबर आसानी से ला सकते हो बिहार आर्ट स्टेट में आर्ट्स ऑफ टीचिंग में। क्वेश्चन 21 है, बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करे। कभी भी कार्रवाई करना नेगेटिव वर्ड माना जाता है, तो कभी भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ हो, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन जब आपका एक ऑप्शन गलत हो जाता है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। तो आपके पास ऑप्शन सी और ऑप्शन ए बचता, तो इन 2 ऑप्शन में जो सबसे बेटर था, ऑप्शन ए था। क्वेश्चन 22 है, सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना से लाभ क्या है? आपने देखा होगा कि स्कूलों में आपके लंच दिया जाता है, तो इससे क्या प्रेरित होता है, इससे क्या योजना का क्या लाभ है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को स्कूल में टिफ़िन नहीं ले जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे भी अपने खुद से भी घर से अपना लंच ले आ सकते हैं, ऐसा कोई भी रोक नहीं है सरकारी स्कूल में। निर्धन बच्चों में कुपोषण से बचाया जा सकेगा। मुख्य रीज़न है कि ऐसे बहुत सारे गरीब घर हैं जहाँ पर एक खाने का भी पैसा नहीं है, उनके पास खाने का सामान नहीं है। तो उस कुपोषण से बचाने के लिए ये योजना लाई गई थी। ऑप्शन सी है यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ने में प्रेरित नहीं किया जा सकेगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए क्या चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। क्वेश्चन 24 है, विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो विद्यालय में जो आपके टीचर हैं, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे आप हो, जब आप प्राथमिक स्कूल में हो, तो आपका कर्तव्य बन जाता है, छात्र हित को सर्वोपरि रखें और उसी के अनुसार काम करें। जो आपके स्कूल में छात्र हैं, सबसे पहले आपको उन पे फ़ोकस करना है और उसी के अनुसार आपको काम करना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके स्कूल के लिए, आपके टीचर के रोल निभाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 25 है, आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। मतलब आपके दृष्टिकोण में अच्छा स्कूल कैसे स्थापना की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक वातावरण, ठीक है? जहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट होगा, वो सबसे बेटर माना जाएगा। नगर के बाहर ऐसा कुछ नहीं है, ग्रामीण दूर-दराज के क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है, घनी आबादी में तो बिल्कुल नहीं। जहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट हो, वो सबसे बेटर ऑप्शन माना जाएगा एक अच्छे स्कूल की स्थापना करने के लिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 26 है, टीचरों के चयन में चयन बोर्ड की प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सभी वर्ग के लोग उनकी अभियोग्यता एवं आवृत्ति की जांच पर। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पिछड़ी जाति से हो, अल्पसंख्यक हो इसलिए आपको प्राथमिकता दी जाए, बहुत हो गया, ऐसा अब नहीं होना चाहिए।
देखो, रिज़र्वेशन जो आरक्षण है वो सही वर्ड है, आरक्षण देना चाहिए। लेकिन किसी को कास्ट को देखकर आपको आरक्षण नहीं दी जानी चाहिए। आरक्षण उनको दी जानी चाहिए चाहे आप जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे किसी भी कास्ट से हो। अगर आपको ज़रूरत है तो आपको आरक्षण देनी चाहिए। अगर आपको चाहे आप एससी और एसटी हो और आप काफ़ी पैसे आपके पास तो आपको आरक्षण देनी भी नहीं चाहिए। आरक्षण उनको दी जानी चाहिए जिनकी ज़रूरत हो, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो। अगर आपको लगता है कि अगर आप गरीब हो, आपको आरक्षण की मतलब आवश्यकता है, तो आपको आरक्षण दी जानी चाहिए। जो आने वाले टाइम में इसको चेंज करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कास्ट को देखकर आपको आरक्षण नहीं देनी चाहिए, जो कि गलत होता है अभी अभी आपके भारत में। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसको सुधार किया जाए, जो कि काफ़ी ज़रूरत है अपने भारत के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि का प्रयोग से क्या होता है? तो इससे क्या होता है? अच्छा समझता हूँ, बिल्कुल अच्छा समझता हूँ, ठीक नहीं मानता ऐसा कुछ नहीं है। उचित एवं आवश्यक समझता हूँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 ऑप्शन है, उचित एवं आवश्यकता समझता हूँ, अच्छा समझता हूँ। तो अच्छा समझता हूँ, इसमें भी इंक्लूड हो जाता है ये वर्ड, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 28 है, अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन है दैनिक रूप से वाचनालय जाना और पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना। ऑप्शन बी है छुट्टी के दिनों में धार्मिक स्थलों पर समय बिताना। ऑप्शन सी है छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऐसा भी नहीं है कि ऑप्शन बी गलत है, लेकिन आपके पास ऑप्शन डी जो ऑप्शन दे रहा है इसमें 2 ऑप्शन दे रहा है, ए और सी दोनों सही का। अगर इसमें ऑप्शन डी होता ऑल ऑफ द अबव तो हम ऑप्शन डी के साथ चले जाते। लेकिन इसमें ऑप्शन सी है, ए और सी दोनों, तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएँगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 29, पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? तो जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हो और जब आपका विश्वास डगमगाता है, वो उसके पीछे रीज़न होता है, जब आप पाठ को पूरी तरह से तैयारी करके क्लास में नहीं आते हो तो। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में कौन-सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल भी अनुपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, शिक्षण में महत्व को कम करके उपरोक्त का कोई काम करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये रहा आज का टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको बिहार स्टेट को क्वालीफाई करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको ये नोट्स लेने में आप इंटरेस्टेड हो जिसके अंदर आपको 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 से लेकर 2019 तक टोटल 30 बार आपके आर्ट्स ऑफ टीचिंग पेपर हुए हैं, जो आपको मिलेगा और साथ में 500 आपको एमसीक्यू मिलेगा जिससे आप और ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे आप पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। कैसे आपको तैयारी करनी है, सब कुछ आपको बताया जाएगा सिर्फ़ 151 में। साथ में आप किसी भी मेन सब्जेक्ट से तैयारी करो, चाहे आपका साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, मैथ हो, रीज़निंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। याद रखना कुछ भी नया मत पढ़ना, सिर्फ़ प्रैक्टिस करना है, कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। जो भी पेपर 1 वाले हैं, उनको सिर्फ़ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। बाकी डिटेल के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।